स्वागत स्वीकार करिए अपने इस दोस्त रसल रघुवंशी का। साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, तो गांधी जी जो कहते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, तो इस समय भारत के गाँव में चुनाव प्रचार को लेकर के जो गहमा गहमी मची हुई है वह भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसके बल पर हम कहते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड, मतलब दुनिया की सबसे मजबूत या सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का एक सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ है। आज रविवार की चर्चा में हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम इस विषय को बहुत ही बिंदुवार और फैक्चुअल और बहुत ही निश्चित वे में आगे लेके बढ़ेंगे, और इसका हमने टॉपिक रखा हुआ है, ये सुंदर लिखावट रीना रघुवंशी जी ने लिखी है। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा इस शानदार लिखावट और मेहनत के लिए। इस टॉपिक को आपने देख लिया होगा, त्रिस्तरीय पंचायत, इतिहास, वर्तमान व चुनाव जीतने का मंत्र। तो हमारे जो प्रधान भाई लोग हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो भविष्य में चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए कुछ मैं टिप्स दूंगा, वैज्ञानिक और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक और सांख्यिकी गणनाओं को जोड़ते हुए। और अंत में यदि समय रहा तो, ध्यान रखिएगा, समय रहा तो मैं अपने द्वारा रचित एक प्यारी सी कहानी कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का विषय। जैसा कि मैंने देखा, सबसे पहले हम इतिहास में जाते हैं कि आखिर ये पंचायत चुनाव, इसे स्थानीय चुनाव या स्थानीय स्वशासन का एक बहुत मजबूत अंग कहा जाता है, उसी की हम शुरुआत करते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की अगर बात की जाए तो इसका लंबा इतिहास रहा है। ईसा पूर्व में विशेष रूप से अर्थशास्त्र में चाणक्य ने भी इसका जिक्र किया है। और जैसा कि आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो हुआ करता था वह परिवार हुआ करता था, और परिवार के बाद ग्राम होता था। तो ग्राम में लोग, एक ग्रामपति होता था, गांव का मुखिया होता था। तो ये सबसे छोटी इकाई के रूप में उस समय भी अस्तित्व में हुआ करता था जब भारत में राजतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी, चाहे वह मौर्य काल रहा हो, चाहे उसके बाद की कार्य रहे हों। इनमें बढ़ोतरी घटोतरी पावर में समय समय पर होती रही है, लेकिन एक छोटा मोटा अस्तित्व अवश्य रहा है। यह अलग बात है कि वह या तो वंशानुगत रहा हो, या तो राजा द्वारा या राजा के सूबेदार द्वारा अपॉइंट किया जाता रहा हो। लेकिन इसमें एक बढ़िया, एक बेहतरीन, एक उल्लेखनीय सुधार हम देखने को पाते हैं चोल वंश में, जो कि साउथ इंडिया में जिसका काफ़ी प्रभाव था और उसकी सीमाएं थाईलैंड, मलेशिया तक पहुंची हुई थी। वहाँ पर चोल वंश के राजाओं ने अपने यहाँ स्वशासन को, स्थानीय स्वशासन को जीवंत करने के लिए ग्राम पंचायतों की जो अवधारणा की और जिस प्रकार से उनसे कार्य लिया वो बहुत ही गजब का था। और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को जोड़ने का, विकास से, अपनी मुख्यधारा से, शिक्षा से जोड़ने का बहुत ही बेहतरीन प्रयास चोल वंश में विशेष रूप से राजेंद्र चोल ने किया, जिनके काल को चोल वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। या ये भी हो सकता है कि भारत में, दक्षिण भारत में विशेष रूप से, जिसे कि हम स्वर्ण काल कह सकते हैं शासन प्रशासन की व्यवस्था का। उसके बाद जब हम मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में स्थितियाँ इतनी ज़्यादा कंटिन्यूअस या इतनी ज़्यादा फ्लुएंसी के साथ नहीं रही है। यह राजा टू राजा डिपेंड करता था कि शासक कौन है और उसकी मानसिकता कैसी है, उसके आधार पर इसमें एक उच्चतम स्तर, न्यूनतम स्तर चलता रहा। लेकिन जब आप जानते हैं कि 1757 का प्लासी युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध निर्णायक रहा भारतीय इतिहास में, जबकि भारत में अंग्रेजी सत्ता एक प्रकार से स्थापित हो गई, तो अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्ट लाए। चाहे वह 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट रहा हो, चाहे उसके बाद लाया गया 1793 का चार्टर एक्ट रहा हो, 1813 का एक्ट रहा हो। इनमें भारतीय में स्वशासन की, स्वशासित संस्थाओं की बात की गई, स्थानीय संस्थाओं की बात की गई कि स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रशासन से जोड़ने के लिए हम तरह तरह की संस्थाओं का गठन करेंगे और उसमें लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें तरह तरह के लोगों ने प्रयास किया। विलियम बेंटिंग ने प्रयास किया, ऑकलैंड ने प्रयास किया, लॉर्ड ऑकलैंड ने, और साथ ही साथ इसमें एक सबसे उल्लेखनीय कार्य जो किया वह 1882 में लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन के बारे में मैं इतना बता सकता हूं कि यह भारत में जितने भी वायसराय भारत में आए, 1858 के जो अधिनियम लागू हुआ जिसमें क्राउन को भारत का शासिका बना दिया गया, विक्टोरिया को, उसके बाद से जो भारत में शासन व्यवस्था लागू हुई उसमें सबसे बेहतरीन जो
वाइसराय रहे वो लॉर्ड रिपन, जिन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है, उन्होंने इस पर बड़ा फोकस किया। वो एक ऐसे गवर्नर जनरल या वाइसराय हुआ करते थे जिन्होंने भारतीयों के बारे में सोचा और भारतीय विकास के बारे में सोचा, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा और भारतीय कारणों से ही, स्थानीय कारणों से भी अपना त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद लॉर्ड कर्जन, जो कि अपनी सत्ता को जमाने के लिए, भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने का प्रयास किए, लेकिन 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए या उसमें स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने का प्रयास किया गया और यह प्रयास किया गया कि स्थानीय स्वशासन को उनको पर्याप्त महत्व और साथ ही साथ वोट के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से उनको मजबूत करने का प्रयास किया जाए। तो ये एक गाथा रही अंग्रेजी काल में। लेकिन एक बात, जब आप हिंद स्वराज पढ़ेंगे महात्मा गांधी का या फिर गांधी दर्शन का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही कोट किया कि गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। तो उन्हें ग्रामीण स्वशासन के लिए, ग्रामीण स्वशासन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत प्रकार की संकल्पनाएं, बहुत सारे दर्शन दिए, जिसमें ग्राम स्वराज एक प्रमुख उनका दर्शन था, जिसे भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जो कि भाग 14 में है, 4th आपके पार्ट में भारत के मिलेगा संविधान के, उसकी जो 40वीं अनुच्छेद है उसमें स्थानीय स्वशासन को लाने का एक सपना देखा गया कि जब हम इस लायक हो जाएंगे और हम सक्षम होंगे तो राज्य अपने स्तर पर स्थानीय स्वशासन के रूप में इसे लागू करने का प्रयास करेगा। और उसके बाद आज़ादी के बाद ही इस प्रयास को फलीभूत करने के लिए, ज़मीन पर लाने के लिए लगातार प्रयास होते रहे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें प्रयास किया और 1957 में उन्होंने सबसे पहली बार बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया और जिसके माध्यम से उन्होंने यह प्रयास किया कि उनकी संस्तुतियों के माध्यम से, उनकी रिकमेंडेशंस के माध्यम से कि हम भारत में एक ग्रामीण स्वराज, ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था को जीवंतता प्रदान कर सके। और उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आंध्र प्रदेश में पहली बार भारत में, स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों को स्थापित करने का प्रयास किया। याद रखिएगा, जो मैंने त्रिस्तरीय शब्द का प्रयोग किया है, इसकी सबसे पहली जो रिकमेंडेशन आई थी वो बलवंत राय मेहता समिति ने ही दी थी कि भारत में 3 स्तरीय पंचायतें होनी चाहिए। नंबर 1 जो सबसे छोटी इकाई हो वह ग्राम पंचायत हो, उससे ऊपर की इकाई क्षेत्र पंचायत, जिसे जगह जगह मंडल पंचायत, तालुका पंचायत भी कहा जाता है, यह होगी। और तीसरे स्तर पर जिला पंचायत की उन्होंने अवधारणा की, जिसमें जिला के विभिन्न क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर के जिला पंचायत का एक गठन करेंगे और जो कि जिला स्तर पर योजनाओं को और विकास को आगे ले जाएगी। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को वह दिन आया जब नागौर राजस्थान में भारत में पहली बार औपचारिक रूप से ग्राम पंचायतों के गठन का कार्य प्रारंभ हुआ और उसके बाद धीरे धीरे भारत में ग्राम पंचायतों के प्रभाव को बढ़ाने का लगातार समय समय प्रयास होता रहा। उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में आती है, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और उसके बाद हुए इलेक्शन के, इंदिरा गांधी के अवसान के बाद जब जनता पार्टी सत्ता में आती है तो उसने बलवंत राय मेहता समिति में जो कमियां आ गई थी समय के साथ, जो नए नए समाज में नई नई बातें आ गई थी, जो नए नए सुधार की गुंजाइशें पैदा हो रही थी, उनको पूरा करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया। तो अशोक मेहता की समिति की जो सबसे प्रमुख बात थी, उन्होंने पंचायती व्यवस्था को द्विस्तरीय करने का प्रयास किया कि हम द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था करें, जिसमें कि उन्होंने मंडल पंचायत और जिला पंचायत का कॉन्सेप्ट किया। और उसके बाद फिर राजीव गांधी का काल आया 1984, इसलिए मैं 1984 पर ला रहा हूँ कि राजीव गांधी ने पंचायतों में सुधार के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए और लगातार प्रयास किए। जैसा कि राजीव गांधी सरकार की यदि उपलब्धियों की बात की जाए तो आईटी रिवोल्यूशन और साथ ही साथ पंचायती रिवोल्यूशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहे और उन्होंने 1985 में डॉक्टर PVK राव समिति का गठन किया, जिसने 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का रिकमेंडेशन संस्तुति प्रस्तुत की। हालांकि ये कभी लागू नहीं हो पाया। जो चौथा चरण, बाकी 3 तो वैसे ही थे जो कि बलवंत राव मेहता समिति के बारे में मैंने बताया। उसके बाद चौथी समिति जो उन्होंने डालने का प्रयास किया, चौथा स्तर डालने का प्रयास किया, उसे राज्य विकास समिति के नाम से या राज्य विकास परिषद के नाम पर उन्होंने गठन करने का संस्तुति दी, लेकिन जो कि लागू नहीं हो पाई। उसके बाद फिर तुरंत 1986 का वह साल आता है जब एक लैंडस्लाइड डिसीजन, एक लैंडस्लाइड या बहुत बड़ी कमेटी का गठन होता है, जिसमें डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 में गठित की जाती है और इसने सबसे पहली बार अपनी रिपोर्ट में
यह बात की अपने प्रत्यावेदन में कि हमें भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, समय समय पर चुनाव हो, नियमित चुनाव हो, और जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है चुनाव की, ग्राम पंचायत की या क्षेत्र पंचायत की, जिला पंचायत की, उनको मजबूत किया जाए, नियमित, अधिनियमित और उन्हें संवैधानिक रूप से स्थान दिया जाए। उसके बाद फिर एक समिति का गठन होता है जिसे पी.के. थुंगल समिति कहा जाता है, या 1988 में गठित होती है। तो इन बातों से आप समझ सकते हैं कि राजीव गांधी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 3 ग्राम विकास स्तरीय व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया। और उसके बाद जब नरसिंहा राव सरकार आती है, पावर में, सत्ता में आती है, तो उसने जो काफ़ी इस प्रयास किया इसे संवैधानिक दर्जा दिलाने का। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से, और उसके बाद 17 विधानसभाओं से रिकमेंडेशंस पारित करवा करके बहुमत के आधार पर भारतीय राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ यह अधिनियमित होता है। और 24 अप्रैल 1993 से भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। भारत के संविधान के भाग 9 के 243वें अनुच्छेद में 16 अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, 16 सब अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, उप अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, जिनमें हम पंचायती व्यवस्था किस प्रकार से गठन होगा, कैसा उसका कार्यकाल होगा, किस प्रकार के लोग चुनाव लड़ सकेंगे और का क्या संरचना होगी, उसको लेकर के 16 अनुच्छेद जोड़े गए। और साथ ही साथ 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ करके पंचायती व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को मजबूत किया गया। और इन सारे प्रावधानों को लागू हो जाने के बाद मध्य प्रदेश वह भारत का पहला राज्य बना जिसमें विधिवत तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए गए, लागू किए गए। उसके बाद यह अनवरत भारत में चल रहा है और स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान कर रहा है। अब हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति पर। हम इससे इतिहास से जुड़े मुद्दों पर बात किए, वर्तमान पर। वर्तमान में देखा जाए तो ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच, अलग अलग नामों से इनका चुनाव होता है, जिसमें कि पंचायत स्तर पर हम सीधे जनता द्वारा सरपंच का चुनाव होता है। जनता 1000 से अधिक जनसंख्या के लोग एक ग्राम सभा में एक प्रधान का चुनाव करते हैं। साथ ही साथ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करना चाहूँगा। ग्राम सभा में गांव का हर मतदाता जो मतदाता सूची में जिसका नाम है वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। परंतु ग्राम पंचायत की जब बात करते हैं तो ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्य जिनकी संख्या 1000 की जनसंख्या पर 10, 2000 की जनसंख्या पर 11 और 3000 से ऊपर की जनसंख्या पर 15 होती है। यह ग्राम पंचायत के सदस्य और साथ ही साथ प्रधान मिलकर के ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो ग्राम पंचायत मतलब ग्राम सदस्य प्रधान, और साथ ही साथ जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो मतदाता सूची में अंकित लिखित हर मतदाता उसका सदस्य होता है। और इसकी विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं। ग्राम सभा की कुल 6 समितियां होती हैं, जिनमें नियोजन एवं विकास समिति, ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम निर्माण समिति, ग्राम प्रशासन समिति, जल प्रबंधन समिति और साथ ही स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति होती हैं। इसी प्रकार की इसी नाम की 6 समितियां हम क्षेत्र पंचायत पर और जिला परिषद के स्तर पर भी गठित करते हैं, जिनके माध्यम से हम योजनाओं को लोगों तक जोड़ने का प्रयास करते हैं। ग्राम पंचायत का कार्य होता है लोगों के निजी कार्यों को, उनके जीवन से जुड़े हुए कार्यों में सहयोग करना, चाहे मंदिर मस्जिद के सामने लाइटिंग का प्रबंध करना हो, खड़ंजा बिछवाना हो, नाली बिछवाना हो, पानी की संयोजित और सुगम व्यवस्था करवानी हो। इस प्रकार जो गांव के स्तर पर लोगों के मौलिक और मूलभूत मुद्दे होते, समस्याएं होती हैं, उनका समाधान का कार्य होता है। और इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतें भी स्थानीय स्तर पर कार्य करती हैं। अब बात आती है मद की, धन की। एक औसत आधार पर यदि देखा जाए तो ये ग्राम पंचायत को उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर वित्तीय आवंटन किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा, जिसमें कि एक 10 से 12 लाख रुपए एक औसत आधार पर हर ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष आवंटित किए जाते हैं। ग्राम प्रधान अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपने प्रस्ताव बनाते हैं और जिले पर
जो बैठकें होती हैं, जो विकास की बैठकें होती हैं, उनमें अपने प्रस्तावों को पारित करवा करके, स्वीकृत करवा करके उन योजनाओं को अपने गांव में लागू करवाने का इनका कार्य होता है। लेकिन समय समय पर इस प्रकार की व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के अवरोध पैदा होते जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं गाँव में रेडियो पेड़ियो मेड़ी का बड़ा बवाल होता है। लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ने को उतारू हो जाते हैं, तो प्रधान का कार्य बड़ा कठिन हो जाता है। जब अपने ही लोगों के बीच, जब समुदायों में सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है, तो लोग एक दूसरे के सामने अपनी 1 इंच जमीन देना नहीं चाहते हैं। उसको लेकर के तरह तरह के विवाद होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, जिसमें ग्राम प्रधान को सूझबूझ के साथ काम करना पड़ता है। इसके अलावा राजनीतिक दखलंदाजी और प्रशासनिक दखलंदाजी, विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना ग्राम प्रधान को करना पड़ता है। और सरकारी योजनाओं को गांव तक लेके आना, केंद्र और राज्य की सरकारों को लोगों से जोड़ना भी एक कठिन कार्य होता है। इस प्रकार से ग्राम प्रधान को, यदि मेरा अपना नज़रिए से देखा जाए, तो ग्राम प्रधान एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे गांव में वास्तव में स्वराज ला सकता है, सुशासन ला सकता है, आत्मनिर्भरता ला सकता है, एक महत्वपूर्ण पद है। इस पे आप ऐसे लोगों को चुनने का प्रयास करना चाहिए जो ईमानदार हो, मेहनती हो और लगातार अपने गांव के प्रति उनका समर्पण हो। वर्तमान में यदि देखा जाए तो भारत में लगभग 28 लाख पंचायतें हैं, या यूँ कहा जाए कि 28 लाख जनप्रतिनिधि हैं जो ग्राम स्तर पर काम कर रहे हैं। और उन्हें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो 33% आरक्षण पूरे देश में लागू है। लगभग 13 लाख महिलाएं सरपंच, ग्राम प्रधान या मुखिया के पदों पर बैठी हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे यहाँ शिक्षा है, उसका लाभ उठा करके एक नई व्यवस्था चालू हो गई है प्रधान पति मुखिया पति की, कि केवल डमी के रूप में, एक पॉपेट के रूप में, एक पपेट के रूप में ये रह जाती हैं, और जो सारा डीलिंग जो होती है प्रधान पति या मुखिया पति करता है। लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों में परिवर्तन होगा। कुछ राज्यों में 50% तक, जैसे बिहार में आरक्षण लागू है पंचायतों पर, जी 50% महिलाएं लड़ती हैं। फिर इनको ST SC विभिन्न कैटेगरी में सीटों को बांटा जाता है और उनके आधार पर कैंडिडेट्स अपने इलेक्शन लड़ते हैं। और भारत में 752 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं। चूँकि हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश में कुल 59,163 ग्राम पंचायतें हैं। इस प्रकार से मैंने एक ढांचा आपके सामने पढ़ने का प्रस्तुत किया कि आज वर्तमान में क्या स्थितियां हैं। यदि एक लाइन में कहा जाए तो प्रधान के पास इतना समय और इतनी मेहनत करने का जज्बा हो तो वह गांव की काया पलट कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण से आप इस चीज़ को देख सकते हैं जहां पर ग्राम प्रधानों ने वाकई काम किया है और अपने गांव को और अपने ग्राम सभा को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब हम बात करते हैं कुछ स्किल्स की। चुनाव जीतने का मंत्र, आखिर वह कौन कौन सी स्किल हम प्रयोग करके कोई प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। यदि इस विषय पर हम बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो ये सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप अपनी ग्राम सभा की मतदाता सूची, वोटिंग लिस्ट अपने पास रखिए। उसके बाद एक डायरी आपके पास होनी चाहिए जिस पर आप ऐसे मतदाताओं को बिल्कुल चिन्हित कर लीजिए, उनका नाम अपनी डायरी पर पेन डाउन कर लीजिए कि जो आपके साथ किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे उन्हें प्रलोभन दिया जाएगा, चाहे उन्हें तरह तरह से आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा, वो किस प्रकार से आकर्षित किए जाते हैं वो आप सभी लोगों को पता है, बेहतर पता है। इसके बाद भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों को आपको चिन्हित करना होगा। साथ ही साथ जाति समीकरण पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, जो कि वास्तविकता है हमारे भारत, विशेष रूप से उत्तर भारत में। हमें अपनी जाति व्यवस्था पर ध्यान देना होगा कि आपकी ग्राम पंचायत के मतदाताओं की जाति का जो सांख्यिकी क्या है, उनका डेमोग्राफी क्या है, उसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि कितने मतदाता हमारे पक्ष में खड़े हैं। अब उसके बाद एक होता मॉडरेट वोटर, या जिसको आप कह सकते हैं ट्रांजिशन पीरियड से या फ्लोटिंग वोट, उसमें आप कितने लोगों को पैठ बना सकते हैं। ऐसे कितने वोटर हैं जो कि आपके साथ जुड़ सकते हैं विभिन्न प्रकार से आपके प्रयास या कन्विंसिंग के माध्यम से। जब आप ऐसे लोगों को जोड़ते हैं और अपने मूल या आपके वफादार वोटरों को जोड़ते हैं, उन लोगों की एक आप
ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक संख्या निर्धारित कर सकते हैं। उसके आधार पर आप मोटी मोटा या अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना मत मुझे मिलेगा। और यदि टोटल जनसंख्या मान लीजिए यदि 1000 है और आप ऐसे लोगों को लगभग 300-350 लोगों को अपने पाले में करने में सफल हो जाते हैं तो मान के चलिए 50 से 60% आपका काम हो चुका। अब बात आती है कट्टर विरोधियों की, जो आपके कट्टर विरोधी हैं, जो किसी स्थिति में आपका समर्थन नहीं करेंगे। वह किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं जो सिर्फ 2 वोट पाए, उसको वोट दे सकते हैं, लेकिन आपको वोट नहीं दे सकते। ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट आपके पास या अपनी डायरी में होनी चाहिए। उन पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि आखिर ये अगर ये 1000 में से 250 लोग ऐसे हैं तो वह किन किन आपके विरोधी कैंडिडेट्स के खेमे में कैंपेन में जुड़े हुए हैं। आप उनको इस प्रकार से तोड़ने का प्रयास करिए कि उनका वोट आप तक ना जाए तो कम से कम ऐसे लोगों तक जाए जो आपके नज़दीकी कंपटीटर ना हो, जो आप जिनसे आपका नेक टू नेक का मुकाबला चल रहा हो। उनसे उनको दूर करने के लिए आपको अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के साथ प्रयोग करना होगा और ऐसे कैंडिडेट्स को आपको उनसे जोड़ने का प्रयास करना होगा जो कि उनका समर्थक हो, जिनके वोट उसको मिल सकते हों और उसकी जीतने की संभावनाएं कम हो। इस प्रकार से और स्थानीय स्तर पर आप अपने स्किल का प्रयोग करके, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करके, लोगों के मनों को समझ करके, उनके लिए उनकी जैसी बातें करके और अपने आप को पूर्वाग्रह रहित करके आप उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास करें, उनसे जुड़ने का प्रयास करें और इस प्रकार से एक बॉन्ड बढ़ाने का प्रयास करें ईमानदारी और हिम्मत के बल पे, जिससे कि जो धन बल है उसके विरुद्ध आप अपने आप को एक ईमानदार और साहसी और जुझारू कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर सकें। क्योंकि जो बाहुबल की बात आती है तो वहाँ लोग ये समझते हैं कि कमज़ोर प्रत्याशी को वोट देकर खराब करने से बेहतर है एक जुझारू और एक मजबूत कैंडिडेट को वोट दिया जाए। तो वहाँ पर आपको एक अपनी ऐसी भी छवि बनानी होगी कि आप जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थिति में लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। इन परिस्थितियों के आधार पर आपको सबसे पहले यह भी ध्यान रखना होगा कि आप अपनी इमेज और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से विकसित करें कि लोगों की नज़र आप पर जाए। इन्हीं तरीके से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों से जोड़ सकते हैं। मैंने कहा था कि यदि अंत में समय मिलेगा तो मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा। सब समय नहीं बचा है, आप कभी फिर और हम कविता पर बात करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ आप जहां भी हों खुशहाल हों, हर हाल में हों, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। और यदि आप प्रधानी पद के कैंडिडेट हों, ग्राम पंचायत या फिर अन्य स्तरों पर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य हों तो मेहनत करिए, लगे रहिए, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।